मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का जो चैप्टर राष्ट्रपति की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम राष्ट्रपति आपको समझाएंगे। पिछले लेक्चर में आपने भारत की शासन व्यवस्था के प्रकार, उसके अंग और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन सुना था। आज हम राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की आपसे चर्चा करेंगे जो आगामी एग्ज़ामों के लिए, जो भी आपके एग्ज़ाम है, पीसीएस का है, आरओ का है, लोअर पीसीएस का मेंस है, वीडियो है, उत्तर प्रदेश पीटी का एग्ज़ाम है, जो भी एसआई का एग्ज़ाम है, जो भी सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस आपसे करेंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि भारत की शासन व्यवस्था में 3 प्रकार है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था। तो पहले हम केंद्र सरकार को पढ़ेंगे, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय शासन व्यवस्था। केंद्र सरकार का वर्णन भाग 5 में है। केंद्र को कई जगह संघ भी कहा जाता है, संघ सरकार। अगर कहीं संघ लिखा हो तब भी केंद्र ही है उसका आशय। तो याद रखिएगा, कभी आ जाए केंद्र सरकार का वर्णन किस भाग में, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार के बारे में अगर पूछा जाए तो उसके अंग कितने हैं, तो केंद्र सरकार में एक विधायिका है और दूसरी क्या है, आपकी कार्यपालिका है। विधायिका 3 अंग से मिलकर के बनी है। विधायिका के 3 पार्ट हैं बेटा, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अगर अंग देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इस प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये समझ में आता है, एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति कहाँ कहाँ सम्मिलित हैं, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग है और राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का भी अंग है। तो अब हम आगे डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे जाकर। और यहाँ पर जैसे आपको बता दें कि आपको पता ही होना चाहिए कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुन करके आते हैं, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुन करके आते हैं। इन दोनों के सदस्य को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं जाकर। तो जो विधायिका है, जो केंद्र सरकार की विधायिका है, इसको अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पॉइंट लिख दे रहा हूँ बेटा, विधायिका संसद कहलाती है। याद रखिएगा, विधायिका, केंद्र सरकार की विधायिका को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, तो याद रखें, कोई पूछे केंद्र सरकार की विधायिका क्या है, तो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, डिस्कस करते हैं जाकर। ठीक बेटा, तो यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रपति को, अच्छे से समझते हैं, उसके महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रपति को अगर कहा जाए तो ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो हैं वो एक अलंकारिक पद है और वास्तविक मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो सारा आज हम डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कभी आ जाएगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो भाग 5 में किया गया है। कभी आ जाए कि राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5। आज हम इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो मैं आपको पहले लिखे दे रहा हूँ। अनुच्छेद 52 की बात करेंगे, अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, 53 के साथ जो पढ़ना चाहिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, 53 के साथ अनुच्छेद 74 को पढ़ना चाहिए, ये मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक, फिर इसमें हम लोग कुछ अमेंडमेंट होते हैं, वो अमेंडमेंट पढ़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसको देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, (1976) ये पढ़ेंगे। और एक और अमेंडमेंट होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आज हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो पहले 52 पढ़ेंगे, 53 के साथ 74 क्या कहता है, ये दोनों अमेंडमेंट के हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 52 अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई कई प्रश्न आ जाता है एग्जामों की, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 याद रखिएगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, लेकिन राज्य व्यवस्था में जब बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं तो कई बार बहुत भ्रम हो जाता है।
एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमें समझ में नहीं आ पाता है कि 51 सही कि 52 सही कि 53 सही है। इसलिए बहुत अच्छे से आपको तैयार भी करना है, समझना भी और याद भी करना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा, एक से अधिक राष्ट्रपति आप नहीं बना सकते भारत में, सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा। भी किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 52 में, ठीक, अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53 ये कहता है भारत या संघ की, केंद्र सरकार, संघ की कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक बेटा, यानी कि अगर यहां पर आपको पता हो कि कभी प्रश्न आ जाए कि संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति होता है। वो आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, तो आप कहेंगे सर 53 के तहत होता है जाकर के। ठीक है, अगर जिसने भी भारत के बारे में जानकारी की हो, चाहे भारत में जीएस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन भारत का एक अगर सामान्य नागरिक है, वो थोड़ा बहुत भी अगर भारत की राज्य व्यवस्था को जानता है, समझता है जाकर, तो उसको लगेगा कि यार यहाँ पर संघ की कार्यपालिका प्रमुख तो राष्ट्रपति को बताया जा रहा है, लेकिन देखा जाता है सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री है जाकर के। यानी कि सारा का सारा कार्य तो सिर्फ प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति तो सिर्फ जो आर्टिकल, जो बिल आते हैं उनको उस पर साइन करते हैं और वो अधिनियम बन जाते हैं। जो संधियां होती हैं उन पर साइन करते हैं। कोई खास विशेष कार्य राष्ट्रपति का तो नहीं है देश के अंदर। सारे के सारे कार्य जो वास्तविक रूप से कार्य करने चाहिए वो तो प्रधानमंत्री हमारे करते हैं। तो कहीं कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो बेटा आपने भले राज्य व्यवस्था पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो व्यवहार में देखा है वो भी सही है। जो आपने देखा है ना कि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है, वास्तव में वो सही है। 53 भी सही है, अपने आप में 53 भी कहता है संघ की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये भी सही है। तो कहेंगे कि सर वास्तविक सच्चाई क्या है? आज आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता में है क्या जाकर। तो यहाँ पर इसीलिए हमेशा कहते हैं अनुच्छेद 53 के साथ अनुच्छेद 74 को पढ़ना चाहिए। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है उसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह एवं सहायता से, जिसकी सलाह एवं सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, याद रखिए। यहां पर जो अब डिटेल निकल के आ रही, अब समझते चले जाएगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। यानी कि अगर वास्तविक शब्द नहीं जुड़ रहा है तो उसका आंसर राष्ट्रपति जाएगा और आर्टिकल 53 सही होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि संघ का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो वह प्रधानमंत्री होता है। आज आपको पता चलेगा कि ये भी बात सही है, और जो हम व्यवहार में देखते हैं, हमें भले ही राज्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता, लेकिन व्यवहार में हमें जो समझ में आता है कि सारा का सारा कार्य तो प्रधानमंत्री कहते हैं, आज वो भी बात हमें समझ में आ जाएगी। 53 के साथ हमेशा 74। अगर 53 को अकेले आप पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुखिया कौन है हमारे देश का, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है। इसलिए कहते हैं ना, समझ भी लानी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को याद भी करना है। क्योंकि जब चीज़ें याद होंगी, जब चीज़ें आपको पता होंगी, तभी तो आप लिख पाएंगे जाकर। तो यहाँ पर हमेशा पढ़ेंगे। 53 के साथ कभी आ जाए कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, तो 74 पढ़ना है। 53 के साथ 74 पढ़ना है। 53 के साथ 74 पढ़ना है, याद रख कर लीजिए जाकर। 74 क्या कहता है ये भी हमें पता होना चाहिए। 74 कहता है एक मंत्रिपरिषद होगी, याद रखिएगा। सबसे पहली बार अगर संविधान में कहीं भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है तो 74 में आया है। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, मतलब प्रधानमंत्री का जो जिक्र है वो 74 में आता है पहली बार। जिसकी सलाह एवं सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि अगर यहां बात की जाए राष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी कि कोई बाध्यकारी नहीं कि राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, करेगा और करना ही पड़ेगा में जमीन आसमान का अंतर है। शायद भर इसी शब्द को लेकर के ही आगे संविधान संशोधन 42वां होता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आता है जाकर। 1976 का जब जिक्र होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को ये लगता है उस समय कि अगर 74 को
पढ़ा जाए, 53 को 74 को साथ में लेकर के पढ़ा जाए, तो शायद वह अगर कहीं ना कहीं मेरे जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर राष्ट्रपति कहीं बन जाए, जो शायद वह जिद्दी प्रवृत्ति का हो या कहीं ना कहीं बात ना मानता हो, तो प्रधानमंत्री कोई भी बात अगर राष्ट्रपति से करता है या कहता है कि सर अध्यादेश लागू कर दीजिए, आपातकाल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, हो सकता है राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति तो कहीं ना कहीं उसकी बात नहीं मान रहा है। तो यहीं पर ही इसी बात को सही करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, और ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो भी सलाह सहायता देंगे, राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। अगर यहाँ पर कह दिया जाए इस अनुच्छेद से राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया, ठीक। यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, मैंने आपको कई बार बोला है कि जिस विचारधारा का व्यक्ति पद ग्रहण करता है, कोई पद ग्रहण करता है, प्रधानमंत्री का पद हो या कोई अन्य पद हो, हमेशा अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं वहां पल्लव कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को लगता था कि नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं बाध्यकारी बनाना चाहिए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के अधीन करना चाहिए। तो उन्होंने इस पर एक संशोधन किया, और संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक बेटा, इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि आपको पता 76 का जो है इमरजेंसी का टाइम पीरियड है जाकर के, आपातकाल का एक समय है जाकर के, और आपातकाल के समय कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी वो ताकतवर बन जाती हैं, कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया अपनाने लगती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 76 के बाद जब चुनाव होते हैं, उस समय जेपी का आंदोलन भी चल रहा था, पुराने समय से चलता चला रहा था। उस समय किसान आंदोलन भी चल रहे थे, गरीबी बेरोजगारी को लेकर के भी आंदोलन चल रहे थे, और देश में इंदिरा गांधी अपनी सीट अपने क्षेत्र से हट जाती हैं, और जो बहुमत वाली सरकार थी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, और एक गठबंधन की सरकार, एक जनता दल की सरकार चुन करके देश में आ जाती है। तो लोकतंत्र की यही खास बात है। लोकतंत्र में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है, अगर कोई भी सत्ता पे आई हुई पार्टी, अगर ये उसको लगने लगे कि यार जनता ने तो मुझे भारी भरकम बहुमत से जिताकर भेजा है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया भी अपना सकता हूँ। तो जनता ने आपको चुन करके भेजा है, तो मैंने आपको बोला कार्यपालिका को बड़ा अच्छा नियंत्रित करने का एक तरीका है कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो वही जनता आपको आपके पद से, आपको सरकार से बेदखल कर सकती है, और किसी नई पार्टी को सत्ता क्या कर सकती है, सौंप सकती है। इसीलिए चाहे पुरानी सरकारें रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, हमेशा ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी पद को ग्रहण करके तानाशाह रवैया अपनाया है, वो निश्चित अगली बार चुन करके नहीं आया है। इसलिए लोकतंत्र की एक खास बात है कि यहाँ पर समय समय पर चुनाव होते हैं। हमारे संविधान की एक खास बात है कि संविधान हमारा लचीला बनाया गया है। हमारा जो संविधान इतने अच्छे से काम करता चला जा रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एक विशेष बात है संविधान संशोधन। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो हमारे संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, कि समय के साथ उसमें जो बदलाव लाए जा सकें, जनता के हित के लिए बदलाव लाए जा सके, और समय के साथ उसमें कुछ धाराओं में, कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जा सके, जिससे समय के साथ संविधान चले। यही कारण कि आज हमारा संविधान इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक बेटा, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ बात, बाध्यकारी का से आप समझ रहे हैं क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री जो भी सलाह एवं सहायता देगा वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो अलंकारिक पद था, जो इतना बड़ा सम्मानित पद था, जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, आपने उसके पद की, उसकी गरिमा को, उसके सम्मान को एक संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया। आपने राष्ट्रपति को एक रबर स्टाम्प बना दिया, आप जो भी लिख करके देंगे वही छाप दिया जाएगा। तो शायद भर कहीं ना कहीं क्या कोई व्यक्ति अब राष्ट्रपति बनना चाहेगा? ये तो एक कठपुतली बन गया जाकर के प्रधानमंत्री के हाथों का। तो ये जब बातें हुई, ये जब संशोधन हुआ जाकर के, उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञों ने, उस समय के बुद्धिजीवियों ने इसका बहुत विरोध किया कि यार राष्ट्रपति तो अब एक रबर स्टाम्प बन गया है, शायद राष्ट्रपति की गरिमा को संविधान संशोधन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है जाकर, जो शायद लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये बात कही गई जाकर। जब मैंने आपको अपनी पूरी अभी कहानी बताई कि इंदिरा गांधी सत्ता से हटती हैं, सत्ता से जनता उनको हटा देती है, और जनता दल एक गठबंधन की सरकार आती है, उसमें चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस गठबंधन ने जो संविधान संशोधन हुए थे, उसमें जो गलत संविधान संशोधन किए गए थे उस समय की सरकार के द्वारा, उसको कुछ संशोधित करके कुछ नई बातें जोड़ी गई। तो इसी में ही 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, और राष्ट्रपति को जो बाध्यकारी बना दिया गया था, यहां पर राष्ट्रपति को पुनर्विचार, याद रखिएगा बेटा, राष्ट्रपति को एक पुनर्विचार की ताकत प्रदान की गई।
पुनर्विचार का यहाँ पर ये आशय है कि अगर प्रधानमंत्री कोई सलाह एवं सहायता राष्ट्रपति के पास भेजता है या देता है कि सर यहाँ अध्यादेश लागू करना है, राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो अगर राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है तो एक बार वो प्रधानमंत्री के पास उस कानून को या उस बिल को भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, पुनर्विचार मतलब एक बार भेज सकते हैं, याद रखिएगा, पुनर्विचार की ताकत तो है लेकिन एक बार की। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री दोबारा राष्ट्रपति के पास वो चीज़ भेजेंगे तो राष्ट्रपति को उस कानून पर साइन करने पड़ेंगे, उस कानून पर अपनी सहमति जतानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे तो किया गया, इसमें भी बाध्यकारी था, इसमें भी बाध्यकारी है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में तो एक भी जगह ही नहीं दी गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री के पास किसी कानून को या बिल को भेज सकता है। यहाँ पर ताकत जो प्रदान करता है मीडिया, जो चौथा स्तंभ देश का कहलाता है मीडिया आज की तरह का मीडिया नहीं। मीडिया का मतलब होता था, आज भी है मीडिया का मतलब तटस्थ। मीडिया का काम है सरकार की बात को, सरकार के अच्छे किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना सही ढंग से, और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। ये मीडिया का वास्तविक कार्य होता था। सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार को बताना भी कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर कोई समस्या, हर चीज़ बिल्कुल सही ढंग से दिखाना। अगर इस तरह की मीडिया अगर कोई चीज़ हाईलाइट करेगी कि देखिए राष्ट्रपति ने इतने इस कानून को बाहर कर दिया क्योंकि शायद भाई ये कानून देश के नागरिकों के मौलिकाधिकारों को हनन कर रहा था, इस कानून से भारतीय नागरिकों का शोषण होने वाला था, ये कानून भारतीयों के हित के लिए नहीं था, जा करके अगर ऐसा मीडिया प्रचारित करेगी तो शायद जो सरकार है वो सोचेगी कि अगर ये मैसेज अगर इससे फैलता रहा तो अगली बार हम शायद सत्ता में ना आए, जनता का हमसे मोह भंग हो जाए और कहीं ना कहीं हमें सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। और कोई पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि वो सत्ता में दोबारा ना आए। हर पार्टी की एक लालसा होती है कि उसे सत्ता में आना ही है, लालसा होती है, उसको लगता है कि हमने जो कार्य किए हैं उसको और आगे बढ़ाया जाए जा करके। हर पार्टी की लालसा होती है, इच्छा होती है जाकर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पुनर्विचार की ताकत का अर्थ है कि राष्ट्रपति एक बार बिल को प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उसी बिल और कानून को जब दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस बिल पर, उस कानून पर सहमति देने के लिए बाध्यकारी है। और यहाँ पर मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया राष्ट्रपति को एक ताकत प्रदान करती है। तो याद रखिएगा बेटा, बहुत अच्छे मैंने आज आपको बिंदु बताए, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए शॉर्ट में जल्दी। राष्ट्रपति कभी आता है, भाग 5 में है उसका वर्णन। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहाँ पर अगर वास्तविक शब्द कहीं लिख जाए तो फिर वो आंसर प्रधानमंत्री हो जाता है। अनुच्छेद 53 के साथ कभी आ जाए, किसको पढ़ना चाहिए, 74 को, क्योंकि 53 पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे जाकर। उस भ्रम को दूर करने के लिए 74 आर्टिकल आना चाहिए। 74 क्या कहता है, एक मंत्रिपरिषद होगी। सबसे पहली बार मंत्रिपरिषद को लेकर यहीं पर किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह एवं सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो करेगा मतलब बाध्यकारी नहीं है, इस बात को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देखा और एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। यानी कि जो भी सलाह एवं सहायता दी जाएगी, मतलब राष्ट्रपति को जो भी कानून भेजे जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, उस पर राष्ट्रपति बाध्य है अपनी सहमति देने के लिए। तो इसका विरोध हुआ तो सरकार बदलती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में यहाँ पर राष्ट्रपति की जो बिल्कुल सम्मान को, पद को, की गरिमा को समाप्त कर दिया गया था, उस गरिमा को बरकरार किया जाता है और राष्ट्रपति को पुनर्विचार की ताकत प्रदान की जाती है। इस पुनर्विचार का आशय है कि राष्ट्रपति कानून को, जो बिल आ रहा है प्रधानमंत्री के माध्यम से, उसको एक बार प्रधानमंत्री को वापस कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री दोबारा उसी बिल को भेज दें, संशोधन या बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्यकारी है। तो ये पुनर्विचार का आशय समझ में आ गया। उम्मीद है कि राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल 52, 53, 53 के साथ 74, अमेंडमेंट 42 और 44 ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और कल हम मिलेंगे आगे के आर्टिकल के साथ। बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। राष्ट्रपति एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।